हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस हम लोगों ने स्टार्ट किए थे और एक बार जल्दी से रिमाइंडर रिकैप। फर्स्ट एप्लीकेशन, अच्छा हमने बताया था इन जनरल एप्लीकेशन क्या होते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस इन हाईली सिमेट्रिकल केसेस हम लोग गॉस लॉ को यूज़ करते हैं फील्ड फाइंड करने के लिए। हाईली सिमेट्रिकल केसेस में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दूसरा एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर 2k लैम्डा बाय आर। थर्ड एप्लीकेशन था फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट। चार्ज शीट आपको याद आ रहा होगा, सॉरी, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। प्लेट अलग थी ना, कंडक्टिंग प्लेट अलग थी। नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट के लिए आपको याद होगा इन्फाइनाइट साइज की शीट होगी तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर प्लेट है तो दोनों साइड चार्जेस प्रेजेंट होंगे और उस केस में डबल हो जाएगा, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलन नॉट। फिर हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, ग्राफ वगैरह सब कुछ बन गया था, कंप्लीट हो चुका था। आपको याद आ रहा होगा दो केस थे। केस वन, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड, गॉसियन सरफेस बनाया था, उसका स्पेशल केस सरफेस था। केस टू, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड, इनसाइड भी हम लोगों ने फील्ड फाइंड करी थी, वो आई थी जीरो। इसका ग्राफ ड्रॉ कर चुके थे। इनसाइड का ग्राफ जीरो, सरफेस पर आने के बाद आपको फील्ड मिलेगी इस टाइप से, और ये इनसाइड फील्ड थी जीरो। यहाँ तक हमारा पोर्शन कवर अप हो गया था। अब इसके बाद दो तीन एप्लीकेशंस और हैं जिनकी हमें बात करनी है। उसमें होगा नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 6। नोट करने से पहले जल्दी से देख लो। फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। का मतलब चार्ज कहाँ प्रेजेंट है इस बार? चार्ज थ्रू द एंटायर वॉल्यूम प्रेजेंट है, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज प्रेजेंट है। पर हमें फील्ड कहाँ फाइंड करनी है? केस वन, स्टार्टिंग वाला केस तो हमें पता है। हमें फील्ड कहाँ फाइंड करनी है? व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड, यहाँ इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है। हमें पता है कि फील्ड होगी तो रेडियली आउटवर्ड ही। जितने भी पॉइंट्स हैं जो सेम डिस्टेंस पर है, हर एक पॉइंट पर हमें पता है कि फील्ड विल बी इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर आगे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, वही सेम गॉस लॉ, इंटीग्रल ऑफ E dot dr is equal to q inside divided by epsilon नॉट, दैट इज E इंटू कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का एरिया, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, पूरा ही चार्ज एंक्लोज्ड है इस बार। तो यहाँ से फील्ड कितनी आएगी? फील्ड हो जाएगी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सेम आ रही है फील्ड जैसे होलोस्फीयर में थी। स्पेशल केस सरफेस पर रख दो वैल्यू को कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अगेन ये वैल्यू सेम आ रही है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हॉलोस्फीयर की आई थी। डिफरेंस अभी यहाँ नहीं आएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा जब हम, डिफरेंस कब आएगा? डिफरेंस आएगा जब हम लोग सरफेस के अंदर एंटर करेंगे। पहले वो भी बता देते हैं, साथ में लिख लेंगे। केस टू, नाउ पॉइंट लाइज इनसाइड द स्पीयर, सॉलिड स्पीयर के अंदर वो पॉइंट है यहाँ। कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे फील्ड कहाँ होगी? अगेन बाय सिमेट्री तो हम बोल सकते हैं कि फील्ड हर पॉइंट पर सेम होगी, रेडियली आउटवर्ड सेम फील्ड मिलेगी। अगेन जब हम इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर जो रेड कलर में दिख रहा है, इस पर जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्यू इनसाइड कितना होगा? क्यू इनसाइड में ये रीजन है जिसमें चार्ज ट्रैप्ड है। ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, देखो ये वो चार्ज है दैट लाइज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और हमें पता है ये चार्ज कितना होगा? हमें पता है ये चार्ज होगा Q इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब।
ये है चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा होगा के क्यू आर बाय आर क्यूब, बिल्कुल ऑन द लाइंस ऑफ एक्सपेक्टेशन हमें ये रिजल्ट मिल रहा है के क्यू आर बाय आर क्यूब, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको याद है अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अर्थ के क्यू एक्स बाय आर क्यूब पढ़ते थे ना, के क्यू इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल जी एम, सॉरी जी एम इंटू स्मॉल आर बाय आर क्यूब, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड। ये उसी टाइप की फील्ड की वैल्यू मिल रही है आपको। सेम फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो चुका होगा। अगर ग्रेविटेशन का याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बाय डिफॉल्ट आपको पता है। मतलब इसका स्पेशल केस बताओ। इसके अंदर दो स्पेशल केस पढ़ सकते हैं। स्पेशल केस वन, स्पेशल केस वन एट सेंटर, सेंटर पर क्या होगी? जीरो। स्पेशल केस टू एट सरफेस, अगर सरफेस के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सरफेस के लिए रख दो आर को कैपिटल आर, तो सरफेस पर आ रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगेन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये तो पहले भी हम देख चुके थे, अभी 2 मिनट पहले ही हमने बताया था केस वन के अंदर के क्यू बाय आर स्क्वायर तब भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ कंटिन्यूस होगा। सरफेस को अगर हम अंदर से अप्रोच करें चाहे बाहर से अप्रोच करें, ग्राफ विल बी कंटिन्यूस। देखो ये ग्राफ हमें सरफेस पर कंटिन्यूस दिख रहा है। इससे पहले वाला ग्राफ देखो जरा, डिसकंटिन्यूस, इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस ग्राफ, है ना। ये देखो अंदर जीरो है, सरफेस पर आते से फील्ड मिली थी, पर ये ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूस है। और हम बोल सकते हैं, इसमें मार्किंग भी कर देता हूँ। हमें पता है ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है एट सेंटर, सॉरी एट सरफेस आर इक्वल टू आर। ये है इनसाइड, इज प्रोपोर्शनल टू आर। ये सिंगल पॉइंट सरफेस हो गया, सरफेस पर फील्ड। फिर हो गया आउटसाइड, आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ग्राफ इज कंटिन्यूस। पिछला वाला ग्राफ डिसकंटिन्यूस था, वो नीचे आता था यहाँ और फिर एकदम से राइज करता था। यहाँ पर क्या होगा, फील्ड इंक्रीज करेगी, सरफेस पर मैक्सिमम होगी और फिर डिक्रीज करेगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फील्ड इज मैक्सिमम पॉसिबल एट द सरफेस। सरफेस पर फील्ड की स्ट्रेंथ मुझे मैक्सिमम पॉसिबल मिलेगी। फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम पॉसिबल कहाँ, वेयर एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर मैक्सिमम होगी। चलो ये सारी चीजें अब हमें नोट करनी है। ये था एप्लीकेशन नंबर 6।
देखो अदरवाइज़ मत लेना आप लोग, बट ये जैसे अगर आप लोग पूछते हो, ये आप लोग यार फिर मैं कैसे पढ़ाऊँगा बताओ? आप खुद ही सोचो। मैं ऑलरेडी पहले आपके क्लास नोट्स में बता चुका हूँ, पहले हम इसको यूज़ कर चुके हैं, क्लास नोट्स में बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अब आपको है ना पता होनी चाहिए और देखो ये छोटे बच्चे तो हो नहीं कि अब हम अब सबको सिखाएँ कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, तो क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब इज़। अभी देखो कोई 10th क्लास का स्टूडेंट होगा ना, उससे आप पूछना, उसे भी क्लियर हो जाएगा कि अगर इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? क्योंकि ये देखते हो तो समझ में आना चाहिए ना, स्फीयर की बात चल रही है, आर क्यूब आया होगा, कहाँ से आया होगा? और ये ऑलरेडी मैं क्लास नोट्स में पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी डिस्कशन हो चुका है इस बारे में, जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे थे, जब पोटेंशियल का डेरिवेशन कर रहे थे, पोटेंशियल का डेरिवेशन कर रहे थे, तब भी ये पॉइंट मैंने बताया था। तो बस अब वो चीज़ तो आप लोग के इसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना प्रिपरेशन में, होती ही नहीं है वो रिफ्लेक्ट। कैसे भूल जाते हो? ग्रेविटेशन में 11th क्लास में भी सेम किया था। केस 1 बता देंगे, जिसने नोट नहीं किया है बता देंगे, केस 2 पहले नोट कर लो। और ये सब चीज़ें एक बार बताई तो याद रखनी चाहिए अपने को, क्योंकि ये तो अब एग्ज़ाम में स्पीड मेंटेन कैसे करोगे? बिना इसके तो एग्ज़ाम में स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे। अगर इसी में कन्फ्यूजन है अभी, तो एग्ज़ाम में स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी आपकी तो फिर। और ये डाउट एक को नहीं आया, 5-6 लोगों को डाउट आया सेम। केस 1 जिसने भी नोट नहीं किया था, देख लो जल्दी से। चलो अब इसके ग्राफ की बात करें। ये इसका ग्राफ होगा, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। अच्छा सेम अगर नेगेटिवली चार्ज अगर होता तो उसकी फील्ड अट्रैक्टिव होती। आपको पता है ग्राफ में क्या चेंजेस आते हैं। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बनाओगे तो फिर भी सेम बनेगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस आना शुरू हो जाएगा उसमें, वो ग्राफ नीचे चला जाएगा। वो पूरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट, इस ग्राफ से भी हमें दिख रहा है कि ए इज मैक्सिमम एट द सरफेस।
चलिए, अब इसके बाद क्या मैं ये जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करूं समरी के फॉर्म में कि व्हेनेवर अ पॉइंट लाइज आउटसाइड व्हेनेवर अ पॉइंट लाइज आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हो, चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर हो, अगर वो पॉइंट इसके बाहर लाई करता है, मतलब आइदर केस ए और केस बी इसके बाहर लाई करता है, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पी वी कैन अज्यूम द नेट चार्ज ऑफ द एंटायर सिस्टम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। और सेंटर पे चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर आपको पता है ना फील्ड कैसे लिखते हैं, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो उस केस में फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो वही स्टेटमेंट है, इफ अ पॉइंट लाइज आउटसाइड अ थिन स्फेरिकल शेल और अ सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर कैन बी assumed to be present at its center for calculation of field। जल्दी से ये पॉइंट नोट करो, मतलब पहले डायग्राम और उसके साथ एसोसिएटेड पॉइंट, और फिर हमें करना है इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। तीन अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब पहला दूसरा तीसरा, तीनों के अंदर पॉइंट पी कैपिटल आर डिस्टेंस पर है सेंटर पे। तो आपको फर्स्ट वाले के लिए E1, सेकंड वाले के लिए E2, थर्ड वाले के लिए E3 की वैल्यू फाइंड करनी है।
चलो ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, पॉइंट पी कहाँ है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, मतलब वो तो बाहर आ गया। तो उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, पूरा चार्ज सेंटर पे मानते हुए, ये रहा वो पॉइंट। पॉइंट पी पर फील्ड निकालनी है तो पूरा चार्ज सेंटर पर मानते हुए के क्यू बाय आर स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते हैं। केस टू, पॉइंट फिर से कितने डिस्टेंस पर है, पॉइंट फिर से सेंटर से है आर डिस्टेंस पर, मतलब सरफेस पर आ गया वो पॉइंट इस बार। सरफेस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज पूरा सेंटर पे मान सकते हो अभी। और ई टू हो जाएगा के क्यू क्यू कितना, क्यू हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर को ऐसा लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। केस थ्री अगेन पॉइंट है सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, सेंटर से पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, ये यहाँ पर है वो पॉइंट। इनसाइड है, इनसाइड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू एक्स एक्स क्या है, ये है एक्स, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर मतलब ये रेडियस, ठीक है। E1 E2 E3 तीनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं। वैसे ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग में बहुत पहले आया था, जेई के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स होते थे तब पहले आया था। एक्चुअली क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था कि आपको मिल भी जाएगा बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स में, कि E1 E2 E3 में कंपैरिजन पूछा था, मतलब कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, चार ऑप्शन दिए थे E1 E2 E3 में, कंपैरिजन के लिए कौन सा कम होगा कौन सा ज़्यादा होगा, तो आप मैच कर सकते हो इजीली। अच्छा एक मिनट, इसको अपन वापस से क्लोज करके रिस्टार्ट करते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें ब्लर दिख रहा है, राइट। इसको अपन क्लोज करते हैं और फिर से रिस्टार्ट करते हैं। टू आर क्यूब क्यों आया, अरे यार कैसे बताऊं मैं अब आपको, पढ़ो ना, थोड़ा तो पढ़ लो। ये क्या लिखा है, 2R लिखा तो है। रेडियस, रेडियस कितना है इसका, रेडियस ही 2R है, तो मैं क्या करूँ इसमें बताओ। अब इसमें रेडियस ही 2R है तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ। ये तो आईआईटी वालों ने क्वेश्चन दिया, गलती उनकी है। अभी इतने मासूम बच्चों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग, बताओ ऐसा भी कोई करता है क्या बताओ। फिर उन्होंने अब रेडियस 2R दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपका फेवरेट क्वेश्चन, मुझे पता है आप सब लोगों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें एग्जैक्टली 1 मिनट मिलेंगे, ना कम ना ज़्यादा। एग्जैक्ट 1 मिनट का टाइम है, उसमें नोट भी करना है सॉल्व भी करना है।
देखो फर्स्ट पार्ट, जो पॉइंट ए है वो दोनों स्पीयर के सरफेस के बाहर है, तो इसका मतलब ए पॉइंट पर फील्ड के कैलकुलेशन के लिए मैं दोनों स्पीयर्स का चार्ज सेंटर पर मान लूँ और ये आंसर आ जाएगा। सेंटर पर मानते हुए हमें पता था ये रिजल्ट आएगा। बात करते हैं पॉइंट बी की। ये रहा पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पर फील्ड जो आ रही है उसमें दो कंट्रीब्यूशंस हैं। एक तो अंदर वाले स्पीयर का कंट्रीब्यूशन है। अंदर वाले स्पीयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, के क्यू वन बाय आर टू स्क्वायर, क्योंकि वो पॉइंट इस स्पीयर के सरफेस के बाहर है। ठीक है, तो इस स्पीयर का चार्ज तो मैं सेंटर पे मान सकता हूँ, पर दूसरे स्पीयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, जीरो है। सेकंड स्पीयर का कंट्रीब्यूशन जीरो क्यों है, सेकंड स्पीयर के ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, तो वो उस पॉइंट पे फील्ड खुद से तो नहीं बनाएगा, तो सिर्फ ये इतनी फील्ड आएगी। और पॉइंट सी तो और इजी था। पॉइंट सी पर क्योंकि इट लाइज इनसाइड बोथ द स्पेरिकल शेल्स, हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो। पॉइंट सी पर नेट फील्ड हो जाएगी जीरो। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन होगा फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। ये है एप्लीकेशन नंबर 7। एप्लीकेशन नंबर 7 में हम लोग फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर कंटेनिंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये जो चार्ज डेंसिटी, इस पे ध्यान देना, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ में मान रहा हूँ इसमें, मतलब इसका मतलब अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ लेता हूँ, सपोज मैं इसकी यूनिट लेंथ कट करता हूँ, ये मैंने यूनिट लेंथ कट करी, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द हॉलो सिलेंडर को मैं लिख रहा हूँ लैम्डा। ठीक है, ऑल्दो ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल है, पर मैं यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में डेरिवेशन कर रहा हूँ पर यूनिट लेंथ। चलो अब आगे क्या करें, देखते हैं। सबसे पहले तो किस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है, तो केस वन व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। जिस पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट कहाँ है, इट लाइज आउटसाइड। तो ये रहा वो पॉइंट। कितने डिस्टेंस पर है वो पॉइंट, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर वो पॉइंट है। यहाँ मुझे फील्ड फाइंड करनी है। ये फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमने बनाया यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, नोट कर देते हैं इसको। ये है सी जी एस मीन्स सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैविंग हाइट ऑफ एच। एच हाइट का मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करा है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले वही ई डॉट डी एस, हर बार वाला फॉर्मूला, ई डॉट डी एस क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इंटू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना है, टू पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन कितना होगा, मुझे बताओ इसके अंदर कितना लेंथ कट हुआ है। इसके अंदर एच लेंथ ऑफ द सिलेंडर कट हुआ है, ये देखो इसके अंदर इफेक्टिवली एच लेंथ ऑफ द सिलेंडर दिख रहा है, ये वो एच लेंथ ही है, सेम लेंथ है ना। आपको ही क्लियर होना चाहिए, सेम लेंथ ऑफ द सिलेंडर कट हुआ है। सेम लेंथ ऑफ द सिलेंडर कट होने का मतलब चार्ज एंक्लोज्ड होगा एच इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा एच से एच कैंसल, लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अपनी आंखें गिद्ध चमगादड़ों की तरह पूरी की पूरी खोलने का समय आ चुका है।
जब आप देखोगे अगले ही स्टेप में मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूँ, पूरी आंखें गिद्ध चमगादड़ों की तरह खुली ही रह जाएगी जब आपको ये फॉर्मूला। वैसे तो क्या ही है, मतलब आपको याद ही नहीं होगा ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको याद नहीं होगा। केमिस्ट्री पूछ लो, मैथ्स पूछ लो, सब याद होगा, फिजिक्स में कुछ थोड़ा ना याद होता है। नहीं देखा ये फॉर्मूला कि पहली बार देख रहे हो? याद है? अरे वाह, गुड, नाइस, वेरी नाइस। देखा है पहली बार या इससे पहले भी देखा है? देखा देखा लग रहा है ना, फिर वही तो हम बोल रहे थे। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम इसका सेकंड केस बताएंगे, आपको सेकंड केस सिखाएंगे। अरे भैया, आपका डाउट ऐसा है कि मैं कैसे बताऊं? आप एक चीज बताओ, हॉलो सिलेंडर में चार्ज कहाँ होगा? हॉलो सिलेंडर में चार्ज यहाँ होगा ना, और कहाँ होगा चार्ज इस पे बताओ, कैसी कैसी बातें पूछते हो? अब ये बीच की लाइन तो इसकी एक्सिस है ना, इस पे चार्ज थोड़ा रखूंगा मैं।
ये हॉलो सिलेंडर की एक्सिस बनाई है मैंने। चार्ज कहाँ होगा यार, कैसे मतलब मैं बताऊँ, बताओ। हैं, मैं कैसे ये डाउट बताऊँ, बताओ आपको ये। ऑब्वियसली ये चार्ज यहाँ होगा। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की, इंजीनियरिंग की, इसके बिना हम कैसे समझेंगे बताओ। चार्ज कहाँ होगा इस हॉलो सिलेंडर में, चार्ज होगा ये यहाँ पर। ये जो कलर कर रहा हूँ मैं इस पे, यहाँ चार्ज होगा ना, और कहाँ होगा चार्ज। अंदर तो खाली है ना, बाहर भी खाली है। आपको पता है हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है जो अंदर से हॉलो हो। एक ऐसा सिलेंडर जो अंदर से हॉलो होता है उसको हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। तो अब हॉलो सिलेंडर जब अंदर से हॉलो है, बाहर से तो पहले कुछ नहीं था, अंदर से भी कुछ नहीं है। जब सिलेंडर ही पूरा हॉलो है तो चार्ज कहाँ होगा बताओ। फिर एक तरफ वो सलमान खान ने परेशान करके रखा है वो मूवी रिलीज करके, और एक तरफ आप परेशान करते रहते हो मुझे। मतलब क्या करूं मैं बताओ, परेशान हो गया हूं मैं बहुत बुरे तरीके से अब। केस नंबर 2, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड। अब वो आ गया है पॉइंट अंदर। अब अगर वो पॉइंट अंदर आ गया है तो अब हम उस केस में क्या करेंगे। ये रहा वो पॉइंट, गौर से देखिए, यही वो पॉइंट है। ध्यान से देखिए, यही वो पॉइंट है जहां हमें फील्ड फाइंड करनी है। गौर से देखिए इस पॉइंट को, जान जाइए इस पॉइंट को। ये पॉइंट एक सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है ना। पॉइंट केस 2 व्हेन पॉइंट पी। अरे हम नहीं हंस रहे भैया, अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछोगे आप लोग, ऐसे डाउट पूछोगे बताओ, है कि वो चार्ज चार्ज कहाँ लाई करेगा, तो हम क्या जवाब देंगे बताओ। मतलब ऐसे डिफिकल्ट, एक तो क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट होते हैं ना, मतलब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन पूछता है बताओ। हाँ, तो फील्ड जो है वो हमें इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। वो पॉइंट कहाँ है? वो पॉइंट सिलेंडर के अंदर है, हॉलो सिलेंडर के अंदर अब किसी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या आपको ये गॉसियन सरफेस दिख रहा है? कहाँ है गॉसियन सरफेस? ये रहा वो गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पिछली बार जैसा। फिर आपको आगे की स्टोरी पूरी पता है ना? पता है ना आगे की स्टोरी। ये ये हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गॉस लॉ। बस इसमें क्या होगा, बाकी सब सेम चलेगा। बाकी सब सेम चलने से हमारा मतलब क्या है? ई इंटू 2 पाई आर एच। एच क्या है? एच उस गॉसियन सरफेस की हाइट है, गॉसियन सरफेस में जो सिलेंडर लिया उसकी हाइट है। इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन कितना है? जीरो। जीरो क्यों है इस बार? चार्ज एंक्लोज जीरो इसलिए क्योंकि जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, यहाँ कोई चार्ज इसलिए नहीं, क्योंकि चार्ज कहाँ है? चार्ज तो यहाँ सिलेंडर पे है। तो इसका मतलब क्यू इन जीरो हो जाएगा, फील्ड जीरो हो जाएगी। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ही बना देते हैं इसका। ई वर्सेस आर। तो सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा? ग्राफ जीरो मिलेगा। कहाँ तक जीरो मिलेगा आपको पता है ना? सरफेस तक जब तक नहीं आते हमें फील्ड ही नहीं मिल रही, मतलब एक्सिस से जब तक मैं सरफेस तक नहीं आता हूँ तब तक मुझे फील्ड नहीं मिलती। जैसे ही मैं सरफेस पर आता हूँ मुझे एकदम से फील्ड मिलती है। और उसके बाद क्या? उसके बाद वो फील्ड फिर से रिड्यूस होना स्टार्ट होती है। तो ये ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट में बनना चाहिए। ये देख रहे हो, ये इनसाइड है, ये सरफेस है, ये आउटसाइड है। इनसाइड सरफेस आउटसाइड। सरफेस पर कितनी थी फील्ड?
सरफेस पर होगी 2k लेमडा बाय कैपिटल आर, दिख रहा है 2k लेमडा बाय कैपिटल आर, 2k लेमडा बाय कैपिटल आर, और आउटसाइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिक्रीजिंग। तो ये इसका ओवरऑल जनरल ग्राफ बनना चाहिए। ग्राफ क्यों बनाते हैं हम, ग्राफ से आपको देखकर क्या होता है, कई बार आपको सिचुएशन बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आती है कि अगर आपसे कोई पूछता है फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी, तो आप बोल सकते हो फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस। इन्फिनिटी से सरफेस तक इंक्रीज होगी और सरफेस के बाद अंदर आते से फिर जीरो हो जाएगी। जल्दी से नोट कर लो केस 2। ना ना, ग्राफ हॉलोस्फीयर के ग्राफ जैसा नहीं है, अरे पापियों, अरे रे रे रे, ये ग्राफ हॉलोस्फीयर के ग्राफ जैसा नहीं है, दिखने में एक जैसे हैं, है नहीं एक जैसे। वो 1/r² होता है ना, ये 1/r, एक कर्वेचर अलग आएगा, दोनों का कर्वेचर सेम थोड़ा ना होगा, एक 1/r है, एक 1/r² है। अरे देखो ना यार, ये 2k लेमडा बाय आर दिख रहा है, 2k लेमडा बाय आर, कर्वेचर थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और उसका था KQ/r², उसका कर्वेचर अलग होगा, दिखने में एक जैसे हैं। होता है ना, श्रीदेवी और जूही चावला और ये जितनी भी पुरानी हीरोइन थी, 4-5 हीरोइन, वो दिखने में एक जैसी दिखती थी, पर थी तो सब अलग अलग ना। तो बिल्कुल सेम केस यहाँ पर होगा। वो जैसे चिंकी मिंकी है ना, चिंकी और मिंकी दिखने में एक जैसी दिखती है, पर है दोनों अलग अलग। वैसे ही ग्राफ दिखने में आपको एक जैसा दिख रहा है, पर है नहीं एक जैसा। कैसे कैसे समझाना पड़ता है आप लोगों को, मुझे पता है बस। चिंकी मिंकी को नहीं जानते हो, छोड़ो कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। कहाँ इधर उधर की बातों में आप लोग ध्यान देते हो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट केस आने वाला है, इसके बाद एप्लीकेशन नंबर कौन सा था, ये 7 था शायद, 7 था ना, हाँ 7 था ना। अब इसके बाद आने वाला है एप्लीकेशन नंबर 8। करें स्टार्ट एप्लीकेशन नंबर 8। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। इससे पहले कि आप पूछो कि चार्ज कहाँ है, मैं पहले ही बता दूं, इस बार ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर होने का मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ये सॉलिड सिलेंडर है और चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम पे गिवन होगा। अब हमें इसके कारण फील्ड फाइंड करनी है। देखो मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे की स्टोरी, आगे की स्टोरी क्या है, आगे की स्टोरी ये है कि हमें फील्ड फाइंड करनी है केस 1, वो पॉइंट जो कहाँ लाई करता है, इस सिलेंडर के बाहर लाई करता है। तो देखो ये पॉइंट है सिलेंडर के बाहर, कितने डिस्टेंस पर है, ये एक्सिस होती है सिलेंडर की, इसको सिलेंडर की एक्सिस बोलते हैं, सिलेंडर की एक्सिस से r डिस्टेंस पर है। तो सिलेंडर की एक्सिस से r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, मान लो वहाँ पे फील्ड है E, ठीक है। आगे पता है क्या करने वाले हैं हम, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी हाइट ले लो फिर से h, गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो बनाया है पॉइंट पी से पास करने वाला, जिसका रेडियस है स्मॉलर, हाइट है h। इसके लिए फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2πr h, E इंटू 2πr h इज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड के लिए क्या लिखेंगे पता है, वॉल्यूम इंटू रो,
वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम ये वाला, जो एनक्लोज्ड है, जो एंट्रैप्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर। ये जो एंट्रैप्ड वॉल्यूम है, ये इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चार्ज तो इसमें ही होगा। कितना हो जाएगा ये बताओ? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से मुझे फील्ड मिलेगी। यही मिल रही है ना फील्ड, देख लें एक बार। पाई से पाई कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा, आर स्क्वायर रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट आर, सही लिखा है। इसका स्पेशल केस भी होगा एक। बताओ इसका स्पेशल केस क्या होगा? स्पेशल केस एट सरफेस रो आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा ई एट सरफेस। पहले ये लिखो, फिर हम इनसाइड वाले पॉइंट की बात करेंगे। सेंटर पे चार्ज सिर्फ स्पीयर में मान सकते हैं, ठीक है। स्पीयर के अलावा कोई ज्योमेट्री नहीं है जिसमें आप सेंटर पे डायरेक्टली चार्ज एज्यूम करोगे। एक बार इसका रिकैप कर दें। अरे इसका रिकैप तो अगले टर्न पे करेंगे ना पगलू। अरे इस टर्न पे पढ़ा है तो रिकैप इस टर्न पे कैसे करेंगे? रिकैप तो अगले टर्न पे करते हैं ना, अगले टर्न की स्टार्टिंग में। ऐसी तो बोलूंगा मैं कि लास्ट टर्न का रिकैप। अभी तो ये पढ़ ही रहे ना अपन, इसका रिकैप अपन अगले टर्न पे करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे रिकैप करेंगे इसका। अभी से इसका रिकैप करके क्या करोगे? एक बार और समझा दें। एक बार और समझा दें ये। ओ माय गॉड। एक बार और समझा दें ये। अरे रे रे। नहीं। अभी आप एक काम करो, एक बार इसको पढ़ो देखो, शांत दिमाग से। घर के एक कोने में बैठो अच्छे से। शांत कोने में, मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूँ। घर के एक शांत कोने में बैठो और इसको फिर से अच्छे से देखो। ध्यान से देखो इसको कि क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है। आपको क्लियर होगा, ये बहुत इजी एप्लीकेशन। एक सॉलिड सॉलिड सिलेंडर था हमारे पास और उसके कारण हमें किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी थी। वो पॉइंट आउटसाइड था, मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाकर गॉस लॉ लगाया। चार्ज एंक्लोज लेना है मुझे। वो दिख रहा है गॉसियन सरफेस, वो रेड कलर का गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर चार्ज एंक्लोज में क्या होगा? सिलेंडर का चार्ज एंक्लोज है। तो बस सिलेंडर का चार्ज एंक्लोज लिखा, फील्ड आ गई।
अगला केस हो जाएगा। क्या करेंगे बताओ? नेक्स्ट केस में केस 2 होगा। अब अगर वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, पॉइंट लाइज इनसाइड। थोड़ी मेहनत लग जाएगी यहाँ पे। अब थोड़ी मेहनत क्यों लगेगी, देखो वो पॉइंट लाई करता है इनसाइड, दिख रहा है आपको डायग्राम में कितने डिस्टेंस पर। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कि इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जहाँ पे आपको फील्ड निकालनी है। तो आपको कम से कम ये तो पता है कि वो जो फील्ड होगी वो फील्ड यहाँ होगी। जैसे अगर मैं कहीं और भी पॉइंट लेता, सेम डिस्टेंस पे कहीं और भी पॉइंट लेता, जैसे यहाँ देखो ये पॉइंट लिया फील्ड, ये पॉइंट लिया गॉसियन सरफेस पर फील्ड, क्योंकि सेम डिस्टेंस है सेम फील्ड मिलेगी, राइट। सेम डिस्टेंस सेम फील्ड। अब आगे इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के लिए इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, अगेन इट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस में क्या लिखूंगा मैं, ई इंटू 2 पाई आर एच। जैसा कि सबको पता था एच उसकी हाइट है, ई इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड में क्या करेंगे ना, क्यू इनसाइड में ये पूरा वॉल्यूम जो है, चार्ज तो इसके अंदर है ना। चला बताओ इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें चार्ज होगा वॉल्यूम इंटू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एज इट इज कंटिन्यू हो रहा है। वॉल्यूम कितना, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। आगे नेक्स्ट स्टेप में एच से एच कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ई कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। फील्ड आ जाएगी रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसका भी स्पेशल केस, इसमें दो स्पेशल केस बताता हूँ आपको मैं पहले, फिर हम एक साथ लिखेंगे। दो स्पेशल केस कौन से होंगे, स्पेशल केस 1। स्पेशल केस 1 क्या होगा, स्पेशल केस 1 होगा एट सेंटर। सेंटर पे स्मॉल आर कितना होगा, 0, और फील्ड एट सेंटर हो जाएगा 0। दूसरा स्पेशल केस एट सरफेस, रख के देखो क्या आता है, ई एट सरफेस आ रहा है इंटरेस्टिंग बात कि सरफेस पर ये देखो सेम फील्ड आ रही है जो अभी आपने केस 1 में डिराइव करी। केस 1 मतलब ये 2 मिनट पहले ही केस 1 में भी अपन ने ये निकाला था। मतलब इस बार ये ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा। इससे पहले देखो, इससे पहले वाला ग्राफ डिसकंटिन्यूस था, ये देखो डिसकंटिन्यूस था। फंक्शन को मतलब उस पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे तो अलग वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड में अलग वैल्यू आ रही थी, राइट। तो ये डिसकंटिन्यूस था। यहाँ पर ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ये बना दे चलेगा ना, चल ही आएगा वैसे तो, इसी में बना रहा हूँ ग्राफ। ये काम करते हैं ना, इतनी मेहनत कर ही ली है तो एक में ही क्यों करें पूरा सब काम, रुको। अच्छा आइडिया है हमारे पास। और वो आइडिया ये है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाए। और अब ये ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। सरफेस पर देखो कंटिन्यूटी प्रेजेंट है, और मैं एक्सप्रेशन लिख दूं आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब प्रोपोर्शनल टू आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r है। इनसाइड देखो ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड ई इज प्रोपोर्शनल टू आर है ना।
तो उसका मतलब मुझे लिखना चाहिए इनसाइड में ई इज़ प्रोपोर्शनल टू आर। और सरफेस पर कितना होगा? सरफेस पर अभी अपन ने निकाला, ये होगा। तो ये ग्राफ है किसका? जो भी अपन देख रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर का ग्राफ है। नोट करो। चलो, ये नोट करने के बाद ग्राफ नोट करो, फिर हमें बात करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स की। नोट कर लिया? अभी थोड़ा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्या है वो भी मैं बता दूं। ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग वैसे ही बेचारे बिजी रहते हो, सब लोग अपनी पर्सनल लाइफ में आप लोग बहुत बिजी रहते हो। तो मैं ज़्यादा होमवर्क दूंगा नहीं, आप लोगों को तो पता है मैं कितना अच्छा हूँ। ज़्यादा होमवर्क दूंगा नहीं, ज़्यादा परेशान करूंगा नहीं आप लोगों को। सबसे पहला होमवर्क, मॉड्यूल
का बिगनर बॉक्स रिलेटेड टू गॉस लॉ, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, शायद 8 या 9 होगा। फ्लक्स और गॉस लॉ दोनों का ही बिगनर बॉक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फ्लक्स एज वेल एज गॉस लॉ का बिगनर बॉक्स, ज़्यादा होमवर्क नहीं है ना। फिर होमवर्क नंबर 2, HCV से गॉस लॉ वाला जो चैप्टर है पूरा कर लो। पूरा करने का मतलब एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल, थ्योरी, इलस्ट्रेशन, सब मतलब पूरा होता है वो, है ना, कंप्लीट A to Z। ज़्यादा होमवर्क तो है ही नहीं। और एक बार छोटा सा होमवर्क 3, आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट फॉरवर्ड किया है, वीकली असाइनमेंट रिलेटेड टू गॉस लॉ फ्लक्स, और एक रेस भी प्रोवाइड करी है शायद, अगर नहीं करी हुई तो कर दूंगा, कर दी थी शायद मैंने, रेस प्रोवाइड कर दी थी, है ना। रेस प्लस असाइनमेंट, बस इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ अभी, है ना। ज़्यादा होमवर्क दूंगा तो फिर आप कर नहीं पाते हो, इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ बस मैं, हाँ। ठीक है, पहले इतना करो, इतना होमवर्क करो, फिर अपन और देंगे। अब आगे, आगे हमें कुछ पढ़ना है आज। क्या पढ़ना है वो भी देख लो। आगे हमें गॉस लॉ के भी एप्लीकेशंस देखने हैं, कुछ और एप्लीकेशंस हैं वो भी देखने हैं, बट उसमें सबसे पहले हमें एक टर्म ऐड करना है अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अभी गॉस लॉ थोड़ी देर के लिए कंप्लीट मानो, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स की। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। आज DCS में क्या डिस्कस होगा? आज DCS में डाउट डिस्कस होंगे आपके। कौन से? फिजिक्स के। अभी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब इनका क्या होता है, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। आप ऐसे मान के चलो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे फॉर्म होते हैं, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे फॉर्म होंगे, जब हम देखेंगे एग्जाम्पल से भी कुछ बताएंगे। पर इनके लिए प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। स्टोरी को समझो थोड़ा सा। सपोज एक रीजन था, वहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, एक रीजन में पहले से एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। अब मान लो वहाँ पर मैं एक कंडक्टर को लाकर रख देता हूँ। सपोज आपके रूम में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, आपके रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वहाँ आप एक कंडक्टर को लाकर रख देते हो, या आपने कंडक्टर लाकर रख दिया, तो पता है क्या होगा? कंडक्टर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही आपने इस कंडक्टर को रखा, इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट। आपको समझ में आता है ना, इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, फील्ड आगे है, फोर्स पीछे होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे आएगा, पर कंडक्टर को छोड़ के तो जा नहीं सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर के लेफ्ट हैंड पर आ जाएगा। और सिमिलरली पूरा का पूरा एक्सेस जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आ जाएगा राइट में। अब इससे पता है क्या होगा? इससे कंडक्टर अपनी खुद की फील्ड बनाने लगेगा। देखो, कंडक्टर ने अपनी खुद की फील्ड बना दी, खुद के चार्जेस के कारण खुद की फील्ड, याद है? फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मैंने फील्ड लाइन से ग्राफ बनवाए थे आप लोगों से। तो ये खुद की फील्ड बना रहा है वो। जैसे सलमान खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस है ना, खुद की फिल्म आजकल खुद ही बनाता है, वैसे ही इस कंडक्टर ने खुद की ही फील्ड खुद बनाई है।
इसको हम बोलते हैं ई इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं? ई इंड्यूस्ड बोलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ई इंड्यूस बनाया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, आप बोलोगे नेट फील्ड विल बी ई एक्सटर्नल में से कुछ तो कैंसिल हो रही है, कुछ कैंसिल होने की कोशिश कर रही है, तो एक्सटर्नल में से इंड्यूस्ड हटा दो तो आपको रिमेनिंग फील्ड मिल जाएगी ई नेट, या इसको ई इनसाइड बोल दो। ई इनसाइड, ई नेट चल जाएगा, ई नेट भी चल जाएगा, ई इनसाइड भी चल जाएगा, नेट फील्ड इनसाइड, ठीक है। नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अब अगर मान लो अभी भी ये फील्ड आ गई ही है, अभी जैसे मान लो अभी भी ये फील्ड आ गई है, तो पता है क्या होगा? अभी रिजल्टेंट फील्ड अभी आगे आएगी, एक्सटर्नल फील्ड ज़्यादा है, इंड्यूस फील्ड अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। इंड्यूस फील्ड हुई है पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, थोड़ी बहुत इंड्यूस फील्ड आई है, मतलब फील्ड तो नेट आगे है। अगर नेट फील्ड आगे है तो क्या होगा? फिर से वो इलेक्ट्रॉन्स पे और फोर्स लगाएगी, मतलब कुछ और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, कुछ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसा जब तक चलता रहेगा, देखो ऐसा होने से क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। इंड्यूस्ड फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती आ रही है, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ई इंड्यूस्ड एग्जैक्टली ई एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तब नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी? जीरो। और जैसे ही कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो हो गई, जैसे ही कंडक्टर के अंदर ई नेट जीरो हो गई, अब फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में आ गए वो तो लेफ्ट में ही रहेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज राइट में है वो राइट में रहेगा। वो अपनी खुद की फील्ड बना रहा है जो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश कर रही है। अब अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन से हमारा मीनिंग क्या होता है? चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, यही मीनिंग होता है, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब अल्टीमेटली अंदर कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हो गई बैलेंस। अब कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मूव नहीं करेगा, अब किसी इलेक्ट्रॉन पे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा। अब कंडक्टर इज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इट इज वेरी एसेंशियल कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड बी जीरो। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बाहर कोई फील्ड है तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा? इंड्यूस चार्जेस इस तरह से डेवलप होंगे जो बाहर की फील्ड को कैंसिल कर सकें, और नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हो जाएगा जीरो, और इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल फील्ड इक्वल होगी इस इंस्टेंट पर। प्रॉपर्टी नंबर 1 नोट करो, फिर हम आगे देखेंगे। हेडिंग, मेन हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में फर्स्ट प्रॉपर्टी। 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो देख रहे हैं। नहीं, ई इंड्यूस ज़्यादा नहीं होगा। आप एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो, उसके रिस्पॉन्स में इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट हो रही है ना। और इंड्यूस्ड फील्ड कब तक जनरेट होगी? जब तक नेट फील्ड जीरो नहीं हो जाती। जीरो होने के बाद क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाने से क्या होगा? कोई एक्स्ट्रा फील्ड स्ट्रांग होगी ही नहीं अब इंड्यूस्ड फील्ड, तो उतनी ही होगी जितनी रिक्वायरमेंट है। चलो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको यहाँ पर ही पॉज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी। अब नेक्स्ट टर्न पे क्या करना है? नेक्स्ट टर्न पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो पढ़ने के बाद इस पर फिर हमें करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस।
प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी होंगे क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस होंगे जिनमें गॉस लॉ भी यूज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए तो वो वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टर्न पर। आज का आपको होमवर्क पता है क्या करना है, होमवर्क करो और उसके बाद मिलते हैं शाम को डाउट क्लास में।